पता है कल क्या हुआ? कल रात को मैंने ये वीडियो शूट किया था और शूट करते 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 टाइम रात के 2:30 बजे कर रहा था मैं वीडियो, मतलब बना रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। और रिकॉर्ड करते टाइम मैं रात में झपकी आ गई मेरे को और ये वीडियो पूरा हो ही नहीं पाया, मतलब सेव नहीं हो पाया। तो पूरी 1 घंटे की मेहनत की मैंने, देन उसके बाद में ये वीडियो सेव भी नहीं हो पाया। तो अब इसको क्या करते हैं अपन लोग, दोबारा बनाना पड़ रहा है अब ये। ओके, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग सेट। आपको क्वांटम नंबर दे रखा है और बोला इससे कितने इलेक्ट्रॉन रिलेटेड हो सकते हैं। जब भी m की वैल्यू दे देना उसका मतलब है उससे 2 इलेक्ट्रॉन रिलेटेड है। जब m तक चला जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलेटेड होते हैं उस तक। m दे दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर s दे देता तो 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आंसर क्या जाएगा? 2। दूसरे क्वेश्चन में अपने से एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मैं बता दूं आपको एंगुलर मोमेंटम जे होता है और जे बराबर आपके पास में क्या होता है, जे बराबर होता है mv/r और उसकी वैल्यू होती है NH/2π। ये इसका कंसेप्ट है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जे होता है वो सिर्फ n पे डिपेंड करता है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, z पे डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी 5वीं ऑर्बिटल में, मान लीजिए 5वीं ऑर्बिट में हीलियम के लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 100 है, तो आप भले ही सोडियम के लिए ले लो, पोटेशियम के लिए ले लो, हीलियम के लिए ले लो, किसी भी लिए एटम के लिए ले लो, सब के लिए वो वैल्यू 100 ही आएगी। मतलब वो जेड पे डिपेंड नहीं करती है। साफ पता लग रहा है, सिर्फ एन पे डिपेंड कर रही है। ओके, इसी कंसेप्ट पे आज का क्वेश्चन है। क्या है, हाइड्रोजन के लिए n बराबर 2 में, n बराबर 2 पे जे की वैल्यू कितनी है आपके पास में, x है। अब पूछ कह रहा है, हीलियम के लिए पूछ रहा है, कहाँ पर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है n बराबर 2। जब भी एक्साइटेड स्टेट बोलता है उस n में एक फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n बराबर 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 4, n+1 करके, मतलब जो वैल्यू दे रखी होती है ना उसमें एक ऐड करके देते हैं जब एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है। अब हाइड्रोजन के लिए दे रखा था ये, तो अब n बराबर 2 में ही जे पूछ रहा है हीलियम के लिए, तो सीधी सी बात है क्या होगा, x ही होगा ना, क्योंकि जब n की वैल्यू सेम होती है तो j का वैल्यू सेम होता है। हाइड्रोजन है या हीलियम है, डिपेंड उस पर डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़े, इसमें है ना अगली बार में बोलता है, क्या बोल रहा है अपने से, एक जगह ही नहीं बची इसके लिए, तो चलो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और CH4 इनके इक्वल मास लिए अपन ने और मोल का रेशियो पूछ रहा है। जब मास दिया हो तो मोल क्या होते हैं, मोल बराबर होते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो अपन को रेशियो निकालना है, ऑक्सीजन के मोल रेशियो, हाइड्रोजन के मोल रेशियो, CH4 के मोल। वेट कितना है सबका, W मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट O2 का कितना, 32, इसका कितना, 2, वेट को W ही मानना, सबका बराबर है। और इसका कितना है, W और 16 हो गया मॉलिक्यूलर वेट। अब W कैंसिल आके कट जाएगा, पूरी इक्वेशन को 32 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, 32 से, जो नीचे है ना सबसे बड़ा, तो यहाँ W सब में कट गया, तो क्या बचेगा,
कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा ऊपर। तो 32 से मल्टीप्लाई करोगे, 32 से 32 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16, यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, 116 2 आ गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके पास में है कि ये आपको रिएक्शन दे रखी है, बोल रहा है SO3 का प्रोडक्शन करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। SO3 का प्रोडक्शन करना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहले यहाँ पे ऐसी इक्वेशन जब भी आती है SO3 बनाना है, मतलब कि रिएक्शन को किस साइड ले जाना है, फॉरवर्ड ले जाना है। तो इसका कंसेप्ट मैं बता दूं आपको, पहले इसका कंसेप्ट समझाता हूं आपको। अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आता है, डेल्टा एन जी निकालते पहले, मान लीजिए वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो आपको फॉरवर्ड ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉरवर्ड ले जाने के लिए आपको P/FTV प्रेशर बढ़ाना होगा, टेम्परेचर कम पड़ना पड़ेगा, वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। और ये नेगेटिव है, और अगर आपको बैकवर्ड ले जाना है तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे उल्टा कर दो इसको, FTV/P हो जाएगा, बैकवर्ड ले जाना है तो। अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव आता, लिख दो आप शॉर्ट में, बहुत काम आएगा। तो अगर आपको फॉरवर्ड ले जाना होता, आप इसका उल्टा कर दो तो क्या होता, FTV/P। अगर आपको बैकवर्ड ले जाना होता तो P/FTV। समझ में आया, एक बार लिखो, आपको समझ में आ जाएगी बात। एक ही याद रखना है, बाकी वाले क्या होते हैं, इसके अपोजिट होते हैं, तो आप लिख लो, आराम से याद रख लोगे। यहाँ अपन डेल्टा एन जी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी निकालते हैं प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ओके, प्रोडक्ट के मोल कितने हैं, 2 हैं, रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, 1 और 2 3, कितने हो गए, 3, तो कितना आया, -1। कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो फॉरवर्ड ले जाना अपने को, SO3 बनाना मतलब फॉरवर्ड साइड में है वो, तो फॉरवर्ड ले जाना मतलब P/FTV। प्रेशर बढ़ाना होगा, नंबर ऑफ ये टेम्परेचर और वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, तो हाई प्रेशर जो है इस रिएक्शन को सूटेबल होगा। समझ में आई बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, एक तो इसको हटा देता हूँ मैं साइड में, फालतू ये कचरा। ओके, अगला बोलता है हीट ऑफ फॉर्मेशन इज 0। हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 किसके लिए होता है, डेल्टा HF 0 किसके लिए होता है, नेचर में जो जिस फॉर्म में रहता है ना, उस फॉर्म के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होगी। और बाकी बात करूं मैं, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है तो इसकी 0 होगी। और कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, कार्बन किसके फॉर्म में रहता है, ग्रेफाइट के फॉर्म में रहता है, तो कार्बन ग्रेफाइट की 0 होगी, डायमंड की 0 नहीं होगी। और वैसे ही मरकरी किस फॉर्म में रहती है, Hg लिक्विड की फॉर्म में रहती है, अपने को नेचर में मिलती है, तो उसका 0 होगा। और आयरन किस फॉर्म में रहता है, Fe के फॉर्म में मिल जाता है अपने को नेचर में, तो इसकी 0 होगी। जो जिस फॉर्म में रहता है ना, नेचर में मिल जाता है ना, तो उसको फॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा। जब उसको फॉर्म करना ही नहीं पड़ेगा तो उसकी फॉर्मेशन की हीट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कार्बन तो कौन सा होता है, ग्रेफाइट, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट यानी कि ग्रेफाइट बहुत सालों तक पड़ा रहता है ना, तब वो डायमंड में कन्वर्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि कार्बन का डायमंड एकदम प्योर ही फॉर्म है और डायमंड ही कार्बन है, ऐसा नहीं है। यस, कार्बन का वो एलोट्रॉप्स है, बट होता क्या है, ग्रेफाइट या कोयला जो हजारों सालों तक खदानों में दबा रहता है, तब वो डायमंड बनता है। अब वो H2O क्यों नहीं, H2O थोड़ी होता है, H2O नहीं होता है, हाइड्रोजन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, तो इनकी 0 होगी, ठीक है। H2 एंड O2 की 0 होगी, H2O की नहीं होगी। I2 किस फॉर्म में रहता है, I2 रहता है गैसिस फॉर्म में मिलता है अपने को, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, ओके, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो उसकी फॉर्मेशन की 0 होगी। लेकिन मरकरी किस फॉर्म में मिलती है, जिस फॉर्म में मिलती है उस फॉर्म में 0 होती है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्या बोला है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो उसका वर्क डन 0 होता है, डी का आएगा R, नहीं सॉरी, आइसोकोरिक होता है वो, ठीक है, वॉल्यूम आइसोकोरिक में कांस्टेंट होता है, तो बी का आएगा R, ओके। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट चेंज 0 होता है, तो ए का आएगा P, हो गया आंसर। एडियाबेटिक हीट इसका चेंज 0। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर का चेंज 0 होता है। आसान था ये क्वेश्चन।
यहाँ पे अपने को इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन की निकालनी इसमें, इसमें और डायमंड में। डायमंड कार्बन का एलोट्रॉप है, और जो भी एलोट्रॉप होते हैं प्योर फॉर्म होती है, ठीक है ना, जिसमें मतलब कंपाउंड नहीं होता है, जो प्योर फॉर्म होती है एलोट्रॉप्स होते हैं, उनमें उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, कुछ भी बोल दे आपको, आंसर जाएगा जीरो। ओके, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं, इसका चेक निकाल देते हैं। हाइड्रोजन का क्या लिखोगे, 2 इंटू प्लस 1, ओके। फिर कार्बन का 2 इंटू एक्स प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू माइनस 2 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करोगे, 2 प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर आएगा 6। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, थर्ड वाला बैठ रहा है, नहीं, x बराबर 3 आएगा। ओके, x बराबर 3 आएगा तो अपने पास आंसर बैठेगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता प्लेनर कौन सा है, तो आपने XgF4 की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। XgF4 की स्ट्रक्चर बहुत बार आपको याद करवा चुका हूँ। XgF4 प्लेनर होता है और उसका म्यू भी जीरो होता है, बहुत बार आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक प्लेन में होते हैं और लॉन पेयर जीरो होते हैं। लॉन पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इसका म्यू, और बॉन्ड एंगल भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। इधर वाला इसको कैंसिल कर देगा, इधर वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा आपस में, ठीक है। वैसे नॉन पोलर का मतलब होता है म्यू बराबर जीरो। म्यू जीरो किसका होता है, अगर साइड एटम सेम हो और लॉन पेयर जीरो हो तो उसका म्यू जीरो होता है, ठीक है। इसके दो एक्सेप्शन है इसके, कौन कौन से, XgF2 और XgF4। XgF4 में क्या होता है, XgF2 में क्या होता है, लॉन पेयर जीरो नहीं होता है, फिर भी उसका म्यू होता है, उसका म्यू जीरो होता है। ओके, तो ये बात आपको इतना सा तो याद रखना होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसमें आयनिक बॉन्ड है, ब्रेक करके देखो, K प्लस और NO3 माइनस आयनिक बॉन्ड है, NH4 प्लस Cl माइनस, K प्लस I3 माइनस, आयनिक बॉन्ड तो सब में है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड बिल्कुल मिलेगा। NO3 में अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन ऐसे बनना होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एक डबल बॉन्ड ओ से लगा होगा, तो इसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों हैं। I3 माइनस में देखोगे तो I3 माइनस में भी क्या होगा, ये I है और ये I नेगेटिव है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इसमें तीनों टाइप के बॉन्ड है, तो आंसर क्या जाएगा, ऑल जाएगा। NH4 में भी यही होता है, NH3 की स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले अपन लोग, बहुत बार डिस्कस कर चुका मैं NH4 की स्ट्रक्चर आपके साथ में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ में पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऑल ऑफ दीज जाएगा, तीनों मॉलिक्यूल में आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। जीरो डाइपोल मोमेंट किसका होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट मतलब साइड एटम सेम, लॉन पेयर जीरो। इसमें आप चेक करोगे साइड एटम सेम है, लॉन पेयर जीरो है, बाकी इसमें साइड एटम सेम नहीं है, इसमें एक लॉन पेयर है, इसमें इसके पास में 3 दूनी 6 और एक इलेक्ट्रॉन अकेला सा है, लॉन पेयर है। ओके, तो इसमें देखोगे आप क्या है, इसके पास साइड एटम सेम है, फ्लोरीन है तीनों, और लॉन पेयर भी जीरो है इसमें, तो उसका म्यू जीरो होगा। देखो करेक्टली मैच पूछ रहा है, पहला बोल रहा है B2S6 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो मैंने जब आप पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली पढ़ाई थी तो मैंने बोला था बोरॉन फैमिली जो होती है ना वो इलेक्ट्रॉन की भूखी होती है, तो बोरॉन फैमिली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, ठीक है, और वो लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है। ये बात और एक्स्ट्रा याद रखना, वहाँ पर भी बताई थी मैंने, लेविस एसिड की तरह बिहेव करती है। क्या जाएगा, B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। नीट में 4 से 5 बार पूछ चुका आपसे। पूछना है प्योर फॉर्म कौन सा होता है, तो मैं पहले आपको बता दूं, ऐसा होता है कि जब अपन कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करते हैं, ये कार्बन फैमिली से है, कार्बन एलोट्रॉप्स से क्वेश्चन है पी ब्लॉक का, तो अपन देखते हैं जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर देख लो, आप ग्रेफाइट की देख लो, तो आपका कुछ ऐसे बॉन्ड है ना, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर दिखेगी और कुछ बॉन्ड ऐसे खुले दिखेंगे। इन खुले बॉन्ड को बोलते हैं डैगलिंग बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डैगलिंग बॉन्ड। डैगलिंग बॉन्ड, क्या इसका नेम है डैगलिंग बॉन्ड। डैगलिंग का मतलब है झूलता हुआ बॉन्ड या खुला बॉन्ड, ओपन बॉन्ड, ये डैगलिंग बॉन्ड है। जिसके पास भी डैगलिंग बॉन्ड होता है वो क्या करता है, इम्प्योरिटी के साथ में बॉन्ड बना देता है, ये क्या है, इम्प्योरिटी। तो जिसके पास डैगलिंग बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी से नाता जोड़ देगा, इम्प्योरिटी से नाता जोड़ देगा। इम्प्योरिटी से कोई जुड़ जाएगा, क्या बात कर रहे थे अपन लोग कि
जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं उसमें क्या होता है, डैगलिंग बॉन्ड होता है। डैगलिंग बॉन्ड मतलब ओपन बॉन्ड, ओपन बॉन्ड होगा तो उससे इम्प्योरिटी जुड़ जाएगी। लेकिन अगर आप फुलरिन की स्ट्रक्चर की बात करो तो फुलरिन की स्ट्रक्चर आप देखते हो एकदम पिंजरे जैसी होती है, पिंजरे जैसी होती है, पिंजरे जैसी होती है, यानी केज जैसी होती है, और फुटबॉल जैसी होती है। आप अगर ये ध्यान से देखो तो उसमें आपको एक भी बॉन्ड, डैगलिंग बॉन्ड नहीं मिलेगा। सारे के सारे बॉन्ड आपस में कनेक्टेड होते हैं, फुटबॉल की तरह खुला बॉन्ड एक भी नहीं मिलेगा। जब खुला बॉन्ड नहीं मिलेगा, डैगलिंग बॉन्ड नहीं मिलेगा, तो वो किसी इम्प्योरिटी के साथ में रिएक्शन करेगा नहीं या इम्प्योरिटी को ऐड नहीं करेगा। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पूछा जाए एलोट्रॉप्स की तो वो होता है फुलरीन। और थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल वो होगा जो रियल में उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे अपन जस्ट अभी यहाँ क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो कार्बन होता है वो ग्रेफाइट की फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो उसका एकदम ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होगा। आसान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आईपी का ऑर्डर पूछ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, वो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई बात समझ में। अगर आपके पास में एक एटम है A+, A और A-, तो पॉजिटिव वाले की आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगी और नेगेटिव वाले की सबसे कम होगी। तो देखो इसमें देखो, ये पॉजिटिव वाला आगे और नेगेटिव वाला पीछे, ये स्टेटमेंट सही है। सही बात है कि नहीं है। इसमें देखोगे पॉजिटिव वाला आगे और न्यूट्रल वाला पीछे, सही बात है। यही वाला तो है, यही वाला, इसी को तो बता रहा हूँ। तो आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज जाएगा। समझ में आई बात आपको। ओके, रहेगी बात समझ में, आपको समझ में आई। मैंने इसको आईपी को एक वीडियो में जब पीरियोडिक टेबल समझाई थी तब एक ही वीडियो में उसको आधे घंटे में पूरी आईपी पढ़ा रखी है। आपको आईपी नहीं आती है तो आप जाकर देख सकते हो। यहाँ आपसे स्टेटमेंट पूछे हैं पीरियोडिक टेबल के, बोलता है अपने को यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्या बोलना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। बोलता है सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। तो आप भी जानते हो कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और 112 नंबर एलिमेंट, ठीक है, ये चारों एलिमेंट डी ब्लॉक में तो आते हैं, लेकिन ये इनके पास में D10 फुलफिल होता है तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कैसा है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सी वाला तो इनकरेक्ट है, जहाँ पे भी सी होगा वो अपना आंसर होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। H नेगेटिव इज लार्जर देन F नेगेटिव। देखो पीरियोडिक टेबल में H नेगेटिव ऊपर होता है और F नेगेटिव, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो हाइड्रोजन ऊपर होता है, फ्लोरीन नीचे होता है। तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ती है, तो फ्लोरीन बड़ा होना चाहिए। और ये क्या बोल रहा है कि H नेगेटिव लार्जर होता है। तो ये डी वाली स्टेटमेंट गलत है। कैसी है, गलत है। तो अपने को तो गलत ही पहचानना था, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अगला बोलता है मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आईपी। इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे कर रहे हैं, राइट साइड आ रहा है यहाँ से निकल करके। K+ में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सोडियम प्लस में कितने थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। सोडियम +2 में कितने, 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और K यूनिपॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं, देखो अगर न्यूट्रल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, मान लो कोई मेटल A है, उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और उसको पॉजिटिव बनाया, उसे बोलते हैं IP1। क्या बोलते हैं, IP1। न्यूट्रल में से अगर आप यूनिपॉजिटिव में से, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकाल चुके हो, उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो और तो उसको बोलते हो आप IP2। और अगर आप डबली आयोनाइज्ड एटम से तीसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हो तो उसे बोलते हैं आप IP3। वैसे IP4, IP5 ऐसे चलती जाएगी। और इनमें IP1, IP2, IP3 में क्या होता है, ये रिलेशन होता है कि सक्सेसिव IP हमेशा इंक्रीजिंग होती हैं। क्या होती हैं, बढ़ती जाती है। ओके, बढ़ती जाती हैं। तो अब आप इसमें देखोगे ये क्या है, ये IP2 है या नहीं है, ये भी IP2 है। ये क्या है, IP2 है। ये क्या है, IP3 है। अगर IP1, IP2, IP3 में से कंपेयर करोगे तो IP3 बड़ी होती है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन P ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में दे रखी है। इसको हीट करते हैं तो पहले ये क्या देता है, 9 वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर भगा देता है और बनता है Na2B4
H2O7.H2O, ठीक है। तो इसने क्या दे दिए, 9 वाटर के मॉलिक्यूल दे दिए ओके। उसके बाद इसको हीट करते जाओगे तो बनेगा Na2BO2 बीच में, फिर और हीट करोगे इसको तो क्या बनेगा B2O3। तो इसको हीट करते जाओगे ना तो ये सारी की सारी स्पीसीज आपको मिलेगी। आंसर जाएगा ऑल। ये इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, इसको बोरेक्स बोलते हैं। और बोरेक्स में आपको याद रखनी पड़ेगी इसको हीट करते तो क्या होता है। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल पहले डोनेट करता है, उसके बाद में बोरॉन का ऑक्साइड बनाता है, बोरॉन ट्राईऑक्साइड B2O3 ओके। अब आपको बताना है KMnO4 का कलर हर किसी को याद होता है, कैसा होता है, पर्पल होता है। सेकंड का सी, एक ही ऑप्शन में। K2Cr2O7 का भी कलर हर किसी को याद होता है, कैसा होता है, ऑरेंज। थर्ड का डी, आगे आंसर। उसके बाद बोलता है सिस्प्लाटिन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, एकदम परफेक्ट बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था आपको NCERT ओपन करके, ये सही बात है। सिस्प्लाटिन को कैंसर के लिए यूज़ करते हैं। कैंसर में आपको पता है कीमोथेरेपी होती है जिसके साइड इफेक्ट होते हैं, बाल गिर जाते हैं, आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी पढ़ा था। तो सिस्प्लाटिन क्या काम आता है, वो जो कॉकटेल थेरेपी होती है इसकी कैंसर की, उसमें काम में लेते हैं इसको, सही बात है। EDTA को लेड पॉइजनिंग को दूर करने में काम में लेते हैं, सही बात है। ये भी NCERT का स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं? क्या इसका कारण कैंसर में सिस्प्लाटिन को काम में ले रहे हैं क्योंकि EDTA को लेड की पॉइजनिंग में दूर करने में काम में लेते हैं? क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका आंसर जाएगा स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर करेक्ट बट नॉट एक्सप्लेनिंग ईच अदर। गला बैठ ही जाएगा आज। आसान सा क्वेश्चन है। क्लोरोफिल किस में मिलता है? क्लोरोफिल में क्या मिलता है, मैग्नीशियम। फर्स्ट का सी। विटामिन B12 में क्या मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, क्या मिलेगा, कोबाल्ट। सेकंड का बी, आंसर आ गया थर्ड। अगला क्वेश्चन बोलता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन नहीं दिखाता। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाने के लिए आपको एक ही कंडीशन बताई है, चिलेटिंग लिगेंड होने चाहिए। क्या होना चाहिए, चिलेटिंग लिगेंड होंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, नहीं होंगे तो नहीं दिखाएगा। तो इसमें है ये दिखाएगा, इसमें है ये दिखाएगा, इसमें नहीं है चिलेटिंग लिगेंड तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगला है मैग्नीशियम किस में मिलता है, क्लोरोफिल में मिलता है। अगला क्वेश्चन, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 4 है और कार्बोनिल वाले होते हैं टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल और 4 में क्या ही बनेगा, 4 ऑर्बिटल बनेंगे, एक S और 3 P, sp3। अगला क्वेश्चन है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कौन सा है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड OMC कितने टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड और सिग्मा पाई बॉन्डेड, 3 टाइप के होते हैं। पाई बॉन्डेड में क्या आते हैं, जिसमें भी ईटा दिख जाए वो पाई बॉन्डेड होते हैं, और जिसमें भी CO दिख जाए वो सिग्मा और कार्बन पाई दोनों बॉन्डेड होते हैं। और ये कैसे होते हैं, नॉर्मल टाइप के होते हैं। ये आपको ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जब मैंने कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था तो बताया था आपको। तो आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड बताना है, मतलब कि जिसमें CO होगा वही आंसर होगा आपका। ओके, ये बोलता है कितने इलेक्ट्रोलाइट्स देगा। अब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपको सिखा रखा मैंने, कैसे सिखाया था कि कोबाल्ट यहाँ कितने में है, +3 में। कोबाल्ट +3 में जब भी होता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखोगे, उसके बाद में न्यूट्रल लिगेंड जितने भी हैं उसको आप लिखोगे। कितने हो गए, 5। अब आपको 1 क्लोरीन अंदर लेना पड़ेगा, बाहर कितने क्लोरीन बच गए, 2, उसको बाहर रख दो। तो 1, एक ये पॉजिटिव बनेगा, 2 क्लोरीन, टोटल 3 आयन बनेंगे। तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आई बात, कैसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। पहले कोबाल्ट हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखाता है, तो क्या करोगे आप, पहले न्यूट्रल लोगे, 5 न्यूट्रल ले लिए। अब कितने कम पड़ रहे हैं हमें से, 1 कम पड़ रहा है, तो एक नेगेटिव वाला क्लोरीन ले लो, बाकी जो क्लोरीन बचे उसको बाहर रख दो। ठीक है। आपको पता है डिफरेंट टाइप के और वो होते हैं आपके पास में कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। स्प्लिटिंग एनर्जी करते हैं अपन लोग, जब स्प्लिटिंग एनर्जी की बात करते हैं तो इनमें आपस में रिलेशन होता है। ऑक्टाहेड्रल की जो होती है वो होती है 9/4 टेट्राहेड्रल, इसके ये रिलेशन होता है। फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा, आपको याद रहना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। कोविड में 2020 में एक और एग्जाम, 2 एग्जाम हुए थे, कोविड वाला, तो उसमें ये आया भी था। बोल रहा कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अभी क्या बताया था, जिसके पास भी चिलेटिंग लिगेंड होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ओके, इसमें बोल रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है,
नहीं सॉरी, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3D के कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप इसका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो क्रोमियम इसमें +3 में मिलेगा आपको। क्रोमियम +3 में D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको डी ब्लॉक के मैंने अच्छे से करवा रखे हैं याद, कैसे ट्रिक से, इसीलिए मैं फटाफट लिख दे रहा हूँ। आप भी फटाफट लिखोगे तभी क्वेश्चन फटाफट होंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप D3 है, अब आप इसको क्या करोगे, इसको CFSE के अकॉर्डिंग इसको फिल करोगे, CFT के अकॉर्डिंग। नीचे 3 ऑर्बिटल बनते हैं, उनको बोलते हैं T2Z, ये होते हैं DXY, DYZ और DZX। ऊपर 2 ऑर्बिटल बनते हैं, उनको बोलते हैं EZ, क्या होते हैं DX2Y2 DZ2। पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नीचे से फिल करना है, 1 2 3। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन गए हैं DXY DYZ DZX में। बहुत आसान क्वेश्चन था, ओके। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है काले कलर का, उसको हीट करते हैं हेलोजन के एसिड के साथ में, मतलब HCl HBr HI HF किसी के साथ में हीट करते हैं, तो यहाँ पे पीले कलर की गैस निकलती है। अब आपको हेलोजन के कलर याद होने चाहिए, मैंने पी ब्लॉक पढ़ाया था तब आपको बताया था, पी ब्लॉक की एनसीईआरटी ओपन करो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और इन सब के कलर याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसका कलर होता है कैसा, वॉयलेट का, वॉयलेट कलर का सॉलिड होता है, और ये कैसा होता है, येलो ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये कौन सी गैस मिल रही है यहाँ पे, येलो ग्रीन गैस निकल रही है, मतलब Cl, यहाँ पे HCl होगा और यहाँ पे गैस निकलेगी Cl2। तो बी क्या है, बी है Cl2। ऑप्शन एकदम थर्ड करेक्ट ही बैठ गया, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। क्या है, बी जो है वो Cl2 गैस निकल रही है। बेराइल, अब आप देखो जब सिलिकॉन पढ़ते हो तो आपको पता है डिफरेंट टाइप के सिलिकॉन होते हैं, पढ़ाया था मैंने आपको। उसमें से सीड सिलिकेट होता है, चैन सिलिकेट होता है, 3D सिलिकेट होता है, तो हर किसी के एग्जाम्पल होते हैं। तो साइक्लिक सिलिकेट अगर जब देखते हो तो उसका एग्जाम्पल होता है बेराइल, और बेराइल की स्ट्रक्चर बड़ी सुंदर सी होती है, रंगोली जैसी। आया याद, ओके। अगला बात है कि नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब कौन कौन रिएक्ट नहीं करता है आपको पता है, प्लेटिनम और गोल्ड, ये है ना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं, पता है ये बात, एनसीईआरटी का भी है। अगला है नॉट गिव NH3। NH3 कौन नहीं देगा, तो जब आप NH3 पढ़ते हो तो वहाँ बनाने के बहुत सारे मेथड लिख रखे हैं, जिसमें से आपको तो बस एक ही चीज़ आती है, हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के अलावा आपको कुछ आता ही नहीं है कि NH3 किससे बनाते हैं। तो आप जा करके देखो वहाँ NH3 किस किस से बनाते हैं, मॉड्यूल में सब कुछ लिखा हुआ है। इससे भी NH3 बनेगा, इससे भी NH3 बनेगा, इससे भी बनेगा, इस वाले से NH3 नहीं बनता है, ठीक है, ओके। CaC2 है, CaC2 को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, कैल्शियम +2 और C-2। C-2 का मतलब है 2 नेगेटिव है, तो इसके पास में आप सिर्फ 2 हाइड्रोजन लगा सकते हो, तो क्या बनेगा, C2H2 बनेगा। उसके बाद बोल रहा है जो गैस बनी, ये गैस में निकल रही है, ठीक है, कि क्या कैसे लिखोगे इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। फिर उसको क्या करना है, ऐसे 3 मॉलिक्यूल लेना है। आंसर C2H2 नहीं होगा, आंसर आगे भी बोल रहा है, इसके 3 मॉलिक्यूल लो आप, 3 मॉलिक्यूल लिए और उसको ट्राइमराइज कराओ। अब आप आ जाओ हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल लो, रेड हॉट ट्यूब लो, क्या लो, रेड हॉट ट्यूब लो, किसकी, आयरन की। ये एनसीईआरटी में रिएक्शन दे रखी है, रेड हॉट ट्यूब लेनी है आपको और इसको हीट करना है एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल लेकर के, तब क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है आपके पास में बेंजीन। क्या बनता है, बेंजीन। तो आंसर क्या जाएगा, C6H6। अब क्वेश्चन को वापस पढ़ो, आपसे पूछा क्या था कि आपको CaC2 लेना है, CaC2 को ब्रेक करके देखा, C2 -2, तो 2 हाइड्रोजन लग सकते हैं, 2 नेगेटिव है मतलब। अब उसको बोला जो भी मिला है गैस उसको आप ट्राइमराइज कराओ, मतलब उसको 3 मॉलिक्यूल लो और उसको आपस में ऐड करो। 3 मॉलिक्यूल लेकर के ऐड करते हैं तो अपने दिमाग में रिएक्शन आती है यही वाली, रेड हॉट ट्यूब वाली, और उससे बनता है बेंजीन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत बार याद करवाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होती है, चल बाहर फालतू इंसान होती है। इसने ऑर्डर गलत दे रखा है और अपने को पहचानना भी यहाँ गलत स्टेटमेंट भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, दोबारा भी बता देता हूँ। चलो,
SOOS टाइप की लिंकेज मिलती है आपके पास में S2O8 में मिलती है। S2O7 देखोगे तो इसमें लिंकेज मिलती है 7 या S2O6 दोनों में SOS। अगर S2O5 की लिंकेज देखोगे तो आपको मिलेगा SS लिंकेज। ज़रूरी नहीं है एस सल्फर की बात हो, ये फॉस्फोरस की भी बात हो सकती है, ठीक है। अगर P2O7 की बात करोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, P2O5 की बात करोगे तो ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, ठीक है। ये बातें आपको मैंने बताई थी। अब आप बताओ डायरेक्ट मेटल मेटल एटम एटम किस में लिंकेज होगी। अरे यार मैंने कहाँ कर दिया, कौन सा क्वेश्चन था। हाँ सही बात है। तो S2O5 -2 में मिलेगा या नहीं मिलेगा। एटम एटम मतलब कि SS लिंकेज होगी कि नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। ओके चलो अगला बहुत, इसके साथ इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बनेगा, XeF5+ बनेगा। ओके इसकी शेप और स्ट्रक्चर क्या होगी, सबको पता है 5 मॉलिक्यूल है तो आपको बनेगा पेंटा, ये क्या बनेगा आपके पास में, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके अगला है मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। तब जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाई थी तब मैंने आपको ऑक्साइड पढ़ाए थे कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल ऑक्साइड, उनका नेचर होता है बेसिक। कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। फिर कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, अपने आप को न्यूट्रल ऑक्साइड कहलाते हैं। वो होते, इसके एग्जाम्पल फिक्स है, CO NO N2O और पानी, ये न्यूट्रल ऑक्साइड में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आप देखोगे ना, प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार आ रखा है। और एक आता है फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक मतलब एसिड की तरह बिहेव कर लेंगे, बेस की तरह भी बिहेव कर लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल था सुनो जनाबे अली, बेकार गए सब पंजाबी ऐसे। सुनो जनाबे अली, बेकार गए सब पंजाबी ऐसे। तो इसमें देखोगे मेटल ऑक्साइड, एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होते हैं वो मेटल के ऑक्साइड होते हैं और वो कैसे होते हैं, बेसिक। ये एल्युमिनियम को देखोगे तो ये कैसा है, एम्फोटेरिक है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, लेकिन ये बाकी 3 तो बेसिक हो गए। अगला है Cl2O6 के बारे में बताना है, किसका एनहाइड्राइड है, ठीक है। मतलब किस में से पानी निकालोगे तो Cl2O6 बनेगा। तो ये आंसर रटना है, याद रखना है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है कि ये मिक्स Cl2O6 जो होता है वो मिक्स एनहाइड्राइड होता है। क्या होता है, मिक्स एनहाइड्राइड होता है। ये भी अगला वाला भी रटने वाला है। कार्बोजन जो होता है वो क्या होता है, CO2 और O2 के मिक्सर को कार्बोजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के साथ में आपकी किसी की रिएक्शन करवानी है जो ब्लैक कलर का है, ठीक है। और फिर उस ओजोन से उसके रिएक्शन करेगी और वो वाइट कलर का बन जाएगा, ठीक है। तो कौन होता है ऐसा, लेड होता है। कौन होता है, लेड होता है, ठीक है। उसके बाद अगला बोलता है टेट्राबेसिक एसिड कौन सा होगा। तो बता दूं आपको, अभी अपन ने टेट्राबेसिक का मतलब होता है क्या, कि इसके पास में 3 OH हैं। ओके मैं आपको सबकी स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। उल्टा शुरू करते हैं, अगर आंसर 4th आ गया तो फिर मैं बाकी वालों की नहीं बनाऊंगा। अभी पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये होता पायरो वाला, P2O7 वाला होता है, ठीक है। इसमें अभी कौन सी लिंकेज होगी, POP लिंकेज होगी। अभी तो अपन पढ़ के आए हैं ऊपर 27 वाले में POP लिंकेज होती है, ठीक है। एक OO होता है, सॉरी 4 टेट्रा बोला है, 4 OH चाहिए अपने को। देखो इसमें 4 OH हैं। और याद रखो पायरो की स्ट्रक्चर आपसे 2022 में पूछ भी चुका है, 2023 में पूछ चुका है एग्जाम में। तो फास्फोरस के ऑक्सो एसिड को बना के ट्राई करो। वीडियो तो मैं लाने ही वाला हूँ कैसे याद रखना है वैसे, बट आपको प्रैक्टिस आनी चाहिए। पायरो वायरो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 4 OH होते हैं पायरो में, और वो होता है टेट्रा, कैसा, टेट्रा बेसिक। उसके बाद में डाइवेलेंट स्पीसीज में रिड्यूसिंग पावर का बताओ। देखो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था कि कार्बन फैमिली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी,
+2 एंड +4, ठीक है। +2 की स्टेबिलिटी देखोगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। काशी गए संत प्रभु। Pb+2 की हाईली स्टेबल होती है और कार्बन+2 हाईली अनस्टेबल होता है। +4 मिलेगी एक कार्बन, सॉरी काशी गए संत प्रभु। +4 में लेड हाईली स्टेबल होता है, सॉरी कार्बन हाईली स्टेबल होता है और लेड हाईली अनस्टेबल होता है। ये बात समझ में आई आपको? ये इससे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। हर एक फैमिली में 2 ऑक्सीडेशन स्टेबल स्टेट होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बोरॉन लेके समझाया था, अभी कार्बन लेके समझा रहे हैं। और इसमें अगर आपको, एक तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, दूसरा होता है इसमें रिड्यूसिंग पावर आती है। तो पता है रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है, डाइवेलेंट में रिड्यूसिंग पूछ रहा है तो डाइवेलेंट में रिड्यूसिंग का मतलब है कौन ज़्यादा अनस्टेबल है। उसका मतलब कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी जब भी पूछे तो जो ऑर्डर होता है ना स्टेबिलिटी का, उसका उल्टा कर दो। तो मतलब डाइवेलेंट में इसका उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? फर्स्ट वाला। अब देखो अब ये 2016 का क्वेश्चन है, नीट 2016 का। फॉस्फेनिक एसिड, दो एनसीईआरटी में 2 ले रखे हैं, एक होता है फॉस्फोनिक एसिड और एक होता है फॉस्फेनिक एसिड। देखो 2 वाला जो होता है वो फॉस्फेनिक होता है, ये क्या है? फॉस्फेनिक एसिड है। ये भी फॉस्फोनिक एसिड है। इनके नाम याद रखने चाहिए। जब भी किसी की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर बनाने का एक ही फंडा होता है, पहले फॉस्फोरस लगाओ और उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो। जोड़ दिया, अब पीछे देखो कितने ऑक्सीजन बच गए, 1 ऑक्सीजन बचेगा, उसको OH के फॉर्म में लगाओ। बाकी क्या बचे? 2 हाइड्रोजन बचे, सिंपल लगा लो। यही तरीका है। इसके स्ट्रक्चर पूछता तो क्या करते? पहले फॉस्फोरस लेते, डबल बॉन्ड O लगाते, कितने ऑक्सीजन बच गए? 2 बच गए, दोनों को OH बनाओ। अब कितने हाइड्रोजन बच गए? 1 हाइड्रोजन बच गया, जितने हाइड्रोजन बचते हैं उनको फिर सिंपल सिंगल बॉन्ड से लगा दो। तो फॉस्फोनिक एसिड और फॉस्फेनिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और अब आप देखो फॉस्फेनिक की बेसिसिटी कितनी है, मतलब OH कितने हैं। बेसिसिटी अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में भी सिखा के आया हूँ कि कितने OH हैं उसके पास में। तो यहाँ पे आपको कितने OH दिख रहे हैं? 1 OH दिख रहा है फॉस्फेनिक में। फॉस्फोनिक का पूछता तो 2 जाता है आंसर। अगला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको भी याद है, मुझे भी याद है। अब ये है ना सिलिकेट वाले, बार बार मैं इसीलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि आपको टेबल दे रखी मॉड्यूल में, और मैंने भी P ब्लॉक में पढ़ाया था सिलिकेट्स। तब आपको याद करने पड़ेंगे यार कि डाइसिलिकेट मतलब कौन सा डिस्लिकेट है, डाइसिलिकेट है आपका तो पायरोसिलिकेट, कौन सा बेराइल कैसा है तो आप बोलोगे साइक्लिक सिलिकेट है। तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेंगे सब कुछ, ओके वो सब। तो आज इतना ही करते हैं अपने, हो गए 40 क्वेश्चन कंप्लीट। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई भी सजेशन हो तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी एक सजेशन जो आया है वो ये है, बार बार आ रहा है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवा लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अब ये ठाना है कि अब अपने वैसे वीडियो रेगुलर आती है डेली, तो एक दिन तो वीडियो आएगी यही वाले क्वेश्चन। ये क्यों? क्योंकि ये लेटेस्ट हैं, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन करने ज़रूरी है, स्टेटमेंट बेस्ड या फिर एनसीईआरटी बेस्ड, ऐसे क्वेश्चन करने ज़रूरी है। और एक दिन वीडियो ऐसा लेके आएंगे जिसमें अपन, वैसे भी अपन 40 सवाल तो करवाते हैं आपको पता है हर वीडियो में, तो 45 करवा दूंगा। तो रोज़ एक, जिस दिन एक, अब क्या होगा, डे 1 पे आएगा आपके पास में 40 क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वैसे। डे 2 पे क्या आएगा, एक पेपर आएगा। पेपर मतलब कि पुराना पेपर उठाएंगे। जैसे अब आप बोलोगे ना कि 45 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन डिलीटेड पोर्शन से होते थे, वो वैसे भी अपन सॉल्व नहीं करेंगे, तो अपने पास में वैसे भी 40 क्वेश्चन ही बचेंगे। ठीक है, तो डे 2 पे पेपर करेंगे, फिर डे 3 पे फिर ये नॉर्मल 40 क्वेश्चन करेंगे, डे 4 पे फिर से एक पेपर करेंगे। और पेपर मैं कब, कौन से ईयर से कराऊंगा आपको पता है? 1998 से शुरू करूंगा मैं आपको, इससे पहले भी शुरू कर सकता हूँ। तो आप सोच लो कितने साल के पेपर हो जाएंगे, कम से कम 30+ पेपर होंगे, क्योंकि हर साल बहुत सारे सालों में 2-2 पेपर होते थे। ठीक है, तो 30+ पुराने पेपर सारे हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। और साथ में नए वाले क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एलन के टेस्ट में, एलन के मॉड्यूल्स में,
आकाश के टेस्ट में, आकाश के मॉड्यूल में, वहीं से क्वेश्चन ला ला के आपके लिए अच्छे से सिलेक्ट करके मैं करवा रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो बढ़ते हैं अपन। कल का तो वैसे मेरे पास में ये बना रखा मैंने शेड्यूल, तो कल तो वैसे वीडियो वही आएगा, बट आगे से अपन ऐसा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और जो भी देख रहे हैं वीडियो, कुछ ना कुछ कमेंट करके जाया करो। 1 ही सेकंड लगता है आपको, बट इससे मेरी वीडियो की रीच बढ़ती है, मतलब ज़्यादा पब्लिक तक पहुँचता है वीडियो। ओके।